अध्याय 41। क्या मेरी गलती है जो मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ? ये वान वान शीशे में अपनी परछाई निहार रही थी। वो छोटा सा चेहरा जो हर कोण से अच्छा लग रहा था। उसने शेन मेंकी की ओर देखा। क्या करूं? अगर मैं इतनी अच्छी दिखती हूं तो ये मेरी गलती है क्या? शेन मेंकी पल भर के लिए चुप हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हें सावधान रहने को याद दिला रही थी। तुमने इतने दिन तक सब सहा है, अब आकर सब कुछ मत छोड़ देना। आखिरकार उस शैतान ने तुम्हें दिलचस्पी खो दी थी और तुम्हें जिन गार्डन छोड़ने की इजाजत दे दी थी। अगर उसने देख लिया कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हें छोड़ने का इरादा बदल दिया, तो तुम क्या करोगी? हो, महान शैतान। ये वान वान ने शेन मेंकी की बातें सुनी, अपनी ठुड्डी पकड़ी और बड़बड़ाई। ये हान को मेरे रूप से तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था जब मैं इतनी बदसूरत दिखती थी। शायद वो सच में मुझसे प्यार करता है। शेन मेंकी तुरंत बोल पड़ी, ये कैसे हो सकता है? वो एक महान शैतान है जो बिना किसी भावना के मारता है। उसे खासकर औरतों को टॉर्चर करना पसंद है। एक नंबर का पवर्ट। तुम तो बस बदकिस्मत थी जो चुनी गई। क्या तुम भूल गई कि उसने इन 2 सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? ये वान वान ने सिर हिलाया। ओह, तो उसे यकीन नहीं था कि शेन मेंकी की आलोचना सुनने के बाद ये हान कैसा महसूस करेगा। पिछली शेन मेंकी हर बार सफलतापूर्वक उनके बीच दरार डाल देती थी, क्योंकि ये हान उस पर भरोसा करता था और यहाँ तक कि सोचता था कि वह उसकी तरफ है। ये हान के साथ अपने रिश्ते के कारण शेन मेंकी को काफी फायदा हुआ था। वह मनोरंजन जगत में बहुत लोकप्रिय थी और बाद में पूरे शेन परिवार ने भी शोहरत हासिल की। एक छोटी कंपनी से एलिस्टर्स में शामिल होना शाही परिवार में छलांग लगाने जैसा था। अब ये वान वान बस उस भरोसे को तोड़ना चाहती थी जो ये हान को शेन मेंकी पर था। ये मेरी ये हान के साथ रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं? कभी नहीं। शेन मेंकी को डर था कि ये वान वान कहीं ये हान के लिए गिरने तो नहीं लगी है, इसलिए उसने जल्दी से अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। गु युए। वान वान, क्या तुम अभी भी मिस्टर गु से नाराज हो? सच कहो तो उस बार मिस्टर गु की गलती नहीं थी, तुम बहुत जल्दबाजी में थी। अगर तुम उस वक्त मिस्टर गु के साथ भाग जाती और बता देती कि तुम्हें जिन गार्डन में जबरदस्ती रखा गया था, तो तुम दोनों शायद अब तक साथ होते। लेकिन तुमने आखिर में गुस्सा दिखाया और उनके साथ जाने से मना कर दिया। मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई तुम्हें मिस्टर गु से संपर्क कराने और जिन गार्डन के नौकरों को भटकाने में। ये वान वान ने सुना, आह भरी और बड़े भावुक होकर बोलने का नाटक किया। मेंकी, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मेरे लिए कितना दुखी था। तुमने ही तो मुझे ये आइडिया दिया था कि मैं बुरी तरह से कपड़े पहनूं ताकि ये हान से छिप सकूं। तुम ही तो हमेशा मेरी भागने में मदद करती रही हो और तुमने ही गु युए तक संदेश पहुंचाने में मेरी मदद की। शेन मेंकी ने देखा कि ये वान वान अभी भी कितनी मूर्ख है। शेन मेंकी की आंखों में उपहास का भाव था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर बना रहा। वान वान, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो मेरी बात सुनो, मिस्टर गु से अब और मत झगड़ो। तुम्हें जिन गार्डन से निकलना कितना मुश्किल था, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर गु को ढूंढना चाहिए। वरना अगर ये चलता रहा तो तुम्हें मिस्टर गु कब वापस मिलेंगे? ये वान वान ने वो सब कुछ उगलवा लिया जो वह चाहती थी। ये हान सुने और आखिरकार संतुष्ट हो गई। उसने अपना संयम बनाए रखा, बाथरूम की दिशा में देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, किसने कहा कि मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ? शेन मेंकी उसकी बात सुनकर चौंक गई और भौहें सिकोड़ लीं। मिस्टर गु तो साफ तौर पर तुम्हारे मंगेतर थे, लेकिन तुम्हारी कजन ने उन्हें छीन लिया। बेशक तुम्हें उन्हें वापस पाना होगा। क्या तुम ऐसे ही हार मान जाओगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या इससे ये को आसानी नहीं हो जाएगी? ये वान वान शेन मेंकी की बेचैनी देखकर हल्की सी मुस्कुराई। उसने शीशे में अपने चेहरे को प्यार से छुआ और धीरे से कहा, एक फटे हुए और अनचाहे जूतों की जोड़ी को वापस पाना? क्या ये जरूरी है? अगर ये सोचती है कि उसने बाजी मार ली है तो उसे मारने दो। 42।
6 घंटे और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फटे हुए जूते। शेन मेंकी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वान वान ऐसी बात कहेगी। गु युएजे ये वान वान के लिए किसी देवता के समान थे। उसके आसपास उनके बारे में कोई भी बुरी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शेन मेंकी का दिल आश्चर्य और संदेह से भरा था, इसलिए वो उसे घूरती रही। वान वान, तुमने मिस्टर गु के बारे में ऐसी बात कैसे कह दी? ये हर चीज के लिए दोषी थी। उसके पिता ने ये परिवार छीन लिया और उसने बेशर्मी से तुम्हारे मंगेतर को छीन लिया। मिस्टर गु के पास कोई विकल्प नहीं था। आखिर हुआ क्या? तुम अचानक इस तरह क्यों सोच रही हो? गु युएजे के लिए वान वान के अटूट प्यार के साथ, यहाँ तक कि अपने माता पिता से संबंध तोड़ने की हद तक, वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी? ये वान वान ने बस जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैंने बस चीजों पर गहराई से विचार किया है। शेन मेंकी ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। वान वान, जल्दबाजी मत करो। आखिरकार इतने सालों से तुम्हारी भावनाएं उसके लिए हैं। ये वान वान ने जम्हाई ली। स्पष्ट रूप से इस विषय को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और बीच में टोक दिया, मैं थक गई हूँ, सोने का समय हो गया है। मैं तुमसे अगली बार फिर बात करूंगी। शेन मेंकी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ये वान वान पहले ही बिस्तर पर लेटकर जम्हाई ले रही थी, इसलिए वह केवल जा सकती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वान वान के स्कूल लौटने के बाद कुछ बदल गया है। पहले वह जो कुछ भी सोचती थी, कह देती थी, लेकिन अब वह बहुत अधिक नियंत्रित है और उसका रवैया भी अधिक लापरवाह हो गया है। जब उसे यकीन हो गया कि शेन मेंकी चली गई है, तो ये वान वान उठी और बाथरूम की ओर चली गई। शेन मेंकी के साथ उसकी अभी की बातचीत ने शायद उसके आधे उद्देश्य को पूरा कर दिया था। बेशक वह इस मौके का फायदा उठाकर सी ये हान के प्रति अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन सी ये हान की चालाकी के साथ वह सोचेगा कि उसे पता है कि वह आसपास है, इसलिए उसने जानबूझकर ये सारी बातें उसे सुनने के लिए कहीं। इसलिए वह ये जोर नहीं देगी कि वह उस पर विश्वास करे। जब तक उसने वो सब कुछ सुन लिया जो शेन मेंकी ने अभी कहा था, वह काफी होगा। ये वान वान ने बाथरूम का दरवाजा खोला और जल्दी से महान शैतान को बाहर बुलाया। सॉरी। वो शख्स चला गया। वह मेंकी थी। मैंने सोचा कि ये छात्रावास का इंचार्ज चक्कर लगा रहा होगा। इसने मुझे काफी डरा दिया। जब ये वान वान ने दरवाजा खोला, तो सी ये हान का लंबा शरीर बेसिन पर टिका हुआ था। उसके बगल की टोकरी में उसके धोए हुए कपड़ों का ढेर था और सबसे ऊपर उसकी स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाली ब्रा थी। ये वान वान तुरंत शर्मिंदा हो गई, इसलिए उसने जल्दी से एक तौलिया उठाया और उसे ढक दिया। फिर उसने सी ये हान के चेहरे के भाव को देखा। हालांकि उसकी जैसी साधारण व्यक्ति उसके विचारों को इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह ये नहीं बता सकती थी कि वह क्या सोच रहा था। सी ये हान ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर उसने अपनी उंगलियों से लड़की के नाजुक जबड़ों को सहलाया। उसकी धीमी आवाज संकीर्ण वॉशरूम में गूंज रही थी। 6 घंटे और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कौन से 6 घंटे? ये वान वान समझ नहीं पाई। सी ये हान, मेरे साथ सो। ये वान वान, ये मेरी अपेक्षा से अलग क्यों है? चैप्टर 43 लिटरल मीनिंग, प्लीज। रात का सन्नाटा था। ये वैन वैन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराते हुए पूछा, एस्लीप? मतलब सच में सोना? या? सी येहा ने हल्की ठंडी नजरों से उसे देखा। अगर तुम्हारा कोई और मतलब है तो वो भी ठीक है। ये वैन वैन का गला सूख गया। उसने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, लिटरल मीनिंग ही ठीक है, पर भले ही ये सिर्फ सोने की बात हो। ये वैन वैन का दिमाग घूम गया। अभी बस 2 घंटे उसके साथ सोने में ही हालत खराब हो गई थी, अब 6 घंटे कैसे निकालेगी? पर गलती उसकी ही थी। अब मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। रात गहराने लगी। ये वैन वैन फिर से सी ये हाँ के साथ उसी छोटे से बिस्तर पर थी।
आंखें खुली थीं, नींद कोसों दूर थी। तभी उसे एहसास हुआ, कहीं ये सब पहले से प्लान किया हुआ तो नहीं। सी येहा ने पहले ही उसे इस मुसीबत में फंसाने का प्लान बना रखा था। उसने करवट बदली। मन में एक और सवाल आया, वो जो मैंने कहा था, उसने सुना भी या नहीं? सी येहा बिल्कुल शांत सो रहा था। इतना गहरी नींद? ये वैन को यकीन नहीं हुआ। क्या वो सच में बीमार था? धीरे धीरे उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। रात के सन्नाटे में सी येहा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी गहरी, ठंडी नजरों में अब भी वही शिकारी जैसी धार थी। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी बाहों में कुछ नरम सा था। उसने नीचे देखा। ये वैन उसकी बाहों में सिमटी पड़ी थी, बिल्कुल किसी मासूम बिल्ली के बच्चे की तरह। सी येहा का मन एक अजीब एहसास से भर गया। उसने उसकी तरफ देखा। इतनी मासूमियत, इतनी कोमलता। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर बहुत जल्दी उस एहसास को दबा दिया। कहीं ये सिर्फ एक भ्रम तो नहीं? जैसे कोई रेगिस्तान में भटकते भटकते अचानक ओएसिस देख ले और अगले ही पल पता चले कि वो बस एक मृग तृष्णा थी। तभी पास में रखा फोन हल्की रोशनी में चमक उठा। सी येहा ने हल्का झुककर फोन उठाया। मैसेज था, शेन मेंगक्युआई का। उसकी आंखों में ठंडक और भी गहरी हो गई। शेन मेंगक्युआई का मैसेज। मिस्टर सी, मैं कल ये वैन से मिलने गई थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी आपसे नाराज लग रही थी। आखिर मिस्टर गू उसका फियांसे था। ऐसे में उसे इतनी जल्दी भूलना मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो समझ जाएगी कि आप ही उसके लिए सही इंसान हैं। सी येहा की आंखों में एक गहरा अंधेरा उमड़ पड़ा। शेन मेंगक्युआई, तुम ये खेल किसके साथ खेल रही हो? चैप्टर 44 द रिलेशनशिप बिटवीन अस। शू यी वेटेड इन द कार। 6 घंटे। हाँ, पूरा 6 घंटे हो चुके थे और अब जाकर उनके मालिक सी येहा कार की ओर बढ़ रहे थे। 6 घंटे तक वो कर क्या रहे थे अंदर? शू यी ने कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। सी येहा धीरे से कार में बैठे। शू यी ने रियर व्यू मिरर से झांक कर देखा। चेहरे पर हल्की ठंडक, आंखों में गहरा अंधेरा। मास्टर का चेहरा पहले से बेहतर दिख रहा था, लेकिन उनकी भाव भंगिमा कुछ और ही कह रही थी। अच्छा चेहरा, लेकिन बुरा मूड? तो इन 6 घंटों में हुआ क्या था? फिर दिमाग में आया वो लव लेटर वाला किस्सा। ये शेन मेंगक्युआई अब भी ये वैन के आसपास थी, और यही बात शू यी को परेशान कर रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या आपको वाकई शेन मेंगक्युआई को रखने की जरूरत है? सी येहा ने कोई जवाब नहीं दिया। शू यी ने धीरे से आगे कहा, ये लड़की ये वैन के साथ किसी अच्छे इरादे से नहीं है। वो आपके और मिस ये के रिश्ते में जबरदस्ती दखल दे रही है। अगर उसे वही रहने दिया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। पर इस बार सी येहा ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसकी आंखों में एक ठंडा, नुकीला अंधेरा चमक रहा था। तुम्हें लगता है कि हमारे बीच का रिश्ता कोई भी यूं ही तोड़ सकता है? शू यी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मास्टर, आपको इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? अगर हिम्मत होती तो वो यही पूछता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये जुबान से कह सके। कार में गहरी खामोशी छा गई। सी येहा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी उंगलियां मुट्ठी में भींची हुई थी। गुस्सा, इतना गहरा कि जैसे किसी को खत्म कर देने की इच्छा हो। शू यी सब समझ गया। शेन मेंगक्युआई को छेड़ना मतलब सीधे ये वैन को छूना। ये वैन जिद्दी थी। वो शेन मेंगक्युआई के लिए पहले भी सी ये हा से भीख मांग चुकी थी। यहाँ तक कि 3 दिन तक भूखी रही थी, ताकि शेन मेंगक्युआई को जिन गार्डन में आने जाने की इजाजत मिले। सी ये हा को मालूम था, अगर उसने शेन मेंगक्युआई को हाथ लगाया तो वॉर छिड़ जाएगा। शू यी के मन में अब भी एक सवाल था, आखिर मास्टर को ये वैन से इतना लगाव क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वो अब तक उनके लिए अनअटेनेबल थी?
अगर ये वैन वैन एक दिन खुद ही बदल जाए, तो फिर चाहे शेन मेंग कितनी भी चाले चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पिछले लव लेटर वाले मामले में उसने क्या किया था? शायद जब मास्टर को ये वैन वैन मिल ही जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि इसमें कोई खास बात थी ही नहीं। चैप्टर 45 फॉलिंग फॉर CXIA। अगली सुबह ये वैन वैन की आँख खुली तो बिस्तर खाली था। ये आ जा चुके थे। ये आदमी कब आया, कब गया, पता भी नहीं चला। कल रात जो हुआ उसे याद करके उसका मूड थोड़ा उदास हो गया। क्या ये को शेन मेंग की बातों से फर्क नहीं पड़ा, या फिर उसने शेन मेंग को मेरी निगरानी के लिए ही मेरे पास रखा था? अब उसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। शेन मेंग को ज्यादा चालाकी दिखाने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। अब मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है। अब शेन मेंग मुझे पहले की तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। धीरे धीरे ये को भी समझ आ जाएगा कि उसका सूत्र अब किसी काम का नहीं है। आज का लुक वही पुराना रिबेल मोड, ग्रीन विग, बॉडी टैटूज, सीक्वेंट टी-शर्ट प्लस डैमेज जीन्स, गॉथिक मेकअप। सड़क पर हर कोई उसे घूर रहा था। कैंटीन में शेन मेंग से टकराव। शेन मेंग अरे वाह, चल ना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, कहते हुए उसके हाथों में हाथ डालकर अति फ्रेंडली बन गई। ये वैन वैन के अतरंगी लुक को देखकर शेन मेंग के चेहरे पर एक चमक आ गई। लगता है कि कल रात मेरी बातें इस पर असर कर गई। पर कैंटीन में घुसते ही गॉसिप चालू। देखो देखो, ये वैन वैन ने अपनी बदसूरती को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। बेचारी मेंग इतनी सुंदर होकर भी इस बदसूरत के साथ घूम रही है, और ये तो क्लास में टॉप भी कर गई है। क्या CXIA को पटाने का प्लान बना रही है? शेन मेंग के दिमाग में झट से एक ख्याल आया। क्या ये वैन वैन को गु यूए से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब CXIA में इंटरेस्टेड है? वो जोर से हंसी। अरे हाँ, तुझे बधाई तो दी ही नहीं। सुना, तू इस बार क्लास में फर्स्ट आई है? ये वैन वैन आराम से अपने मीठे आलू के दलिया और मांस से भरे बंस का मजा ले रही थी। हाँ, बस एक टेस्ट था, कोई बड़ी बात नहीं। शेन मेंग का सारा कॉन्फिडेंस डगमगा गया। मैं दिन रात पढ़ाई करती हूँ, फिर भी टॉप 10 में रहना मुश्किल होता है, और इसने मजे से क्लास टॉप कर ली। पर वो अंदर ही अंदर अपने ईगो को शांत करके बोली, अच्छा, फिर पढ़ाई में अचानक इतनी मेहनत क्यों? ये वैन वैन बन में बड़ा सा कौर डालते हुए, मुझे पसंद ही नहीं जो चैलेंजिंग न हो। शेन मेंग को झटका लगा। मतलब, मैं जो दिन रात मेहनत करके तीसरे नंबर तक पहुंचती थी, वो इस लड़की के लिए कोई चुनौती ही नहीं। पर चलो, अभी असली सवाल पूछने का टाइम आ गया है। तो फिर CXIA के साथ क्या चक्कर है? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? ये वैन वैन ने आंखें थोड़ी संकरी की। लगता है इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना होगा, नहीं तो शेन मेंग इसे बड़ा मुद्दा बना देगी। और फिर बिल्कुल ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। चैप्टर 46 तेरा मुकाबला कोई नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद ये वैन वैन क्लास की तरफ बढ़ रही थी, जब उसने देखा खिड़की से कुछ सिर बाहर झांक रहे थे। अरे, आ गई ये। जैसे ही उसे देखा, सभी सिर तुरंत अंदर हो गए और क्लास में एक हलचल मच गई। फिर अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। पक्का कुछ गड़बड़ है। क्लासरूम के दरवाजे के सामने 3 कदम दूर ये वैन वैन ने छत की तरफ देखा। लगता है कोई चालाकी चलने वाली है। क्लास के अंदर सभी की सांसें थम गईं। आ जाओ, ग्रैंड एंट्री का इंतजार हो रहा है। पर ये वैन वैन वही खड़ी रही। बेल बजी। क्लास शुरू होने का समय हो गया था। अब क्या करें? तभी पीछे से एक आवाज आई, ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? डर ही गया था मैं। ये वैन वैन ने पीछे मुड़कर देखा। झाओ जिंगझू, मैथ्स के टीचर। अरे, तुम ही हो? ये वैन वैन, इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी, सर। अब पछता रही हो 0 मार्क्स के लिए? झाओ जिंगझू क्लासरूम का दरवाजा खोलते हैं। क्रैश।
एक बाल्टी पानी सीधे टीचर पर गिर पड़ी। पूरा सर से पैर तक भीग गए। अरे, मेरी हेयर स्टाइल तो सुबह ही सेट की थी। पूरी क्लास का मूड ठंडा पड़ गया। अरे यार, प्लान उल्टा पड़ गया। झाओ जिंगझू, अब खुद से बताओ, वरना जब मैं पता करूंगा तो बहुत पछताओगे। 4 स्टूडेंट्स कांपते हुए खड़े हो गए। चलो मेरे साथ ऑफिस। ये वैन मासूमियत से नजरें झपकाती रही। मास्टर प्लानर मैं नहीं थी, सर। क्लास के अंदर CXIA ब्रिटिश यूनिफॉर्म में, सफेद कपड़े, सुनहरे बॉर्डर, टॉप तक बंद कॉलर, पूरा का पूरा रॉयल प्रिंस स्टाइल। लड़कियों की नजरें बस उसी पर टिकी थी। पर ये वैन बिल्कुल बेफिक्री से उसके बगल में बैठ गई। CXIA फिर से ये आ गई। ये वैन को उसकी परवाह नहीं थी। उसने फोन निकाला और जल्दी जल्दी एक मैसेज टाइप करने लगी। CXIA जिज्ञासा से उसकी स्क्रीन में झांकने लगा। ये वैन का मैसेज। डार्लिंग, स्कूल में आर्ट परफॉर्मेंस है और मैं स्नो वाइट बनी हूँ। है मैं कितनी अमेजिंग हूं ना? बस अफसोस कि मेरा प्रिंस बहुत ही बदसूरत है। तुम्हारी बराबरी का तो एक टुकड़ा भी नहीं। CXIA का चेहरा हरे से लाल हो गया। चैप्टर 47। जब 9th मास्टर मुस्कुरा दिया। शिया ने जैसे ही ये वान का मैसेज पढ़ा, एकदम खून का घूंट पी गया। ऐसा लगा जैसे गले में कुछ अटक गया हो। उसके लिए ये बहुत बड़ा शौक था। बचपन से जहां भी जाता, सब उसके आगे पीछे घूमते थे। उसे कभी किसी ने इस तरह की बेइज्जती नहीं दी थी। ओह, अगली? पास से आवाज आई तो ये वान को एहसास हुआ कि उसका मैसेज शिया ने देख लिया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फोन हाथ में लिया, एक शरारती मुस्कान के साथ शिया की तरफ देखा और बोली, इतना इनसिक्योर मत फील कर। तू भी इतना बुरा नहीं दिखता। बस मेरे बॉयफ्रेंड के सामने हल्का लगता है। शिया 1 सेकंड के लिए सुन पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की उसे ऐसी बात बोलेगी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन में सोचा, अगर मैंने इस लड़की से और बात की तो गुस्से से मर ही जाऊंगा। ये वान ने होंठ टेढ़े किए। इसको यकीन ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ परिवार के पुराने घर में माहौल बहुत गंभीर था। ये हान का हेल्थ चेकअप चल रहा था। वहां डॉक्टर मो शुआन और एक वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। उनके पास एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिनके बाल सफेद हो चुके थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। ये हान का पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। बुजुर्ग महिला का दिल बैठने लगा, लेकिन ये हान तो पूरी तरह शांत बैठा था, बिना किसी भावना के, चाय पीते हुए। बुजुर्ग महिला ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर मो, डॉक्टर सुन, साफ साफ बताओ, छोटे नुवे का हाल कैसा है? डॉक्टर मो शुआन ने ये हान की तरफ देखा और चुप रह गया। बुजुर्ग महिला भड़क गई, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तुमसे सवाल किया है। डॉक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, हालत वैसी ही है। बुजुर्ग महिला और गुस्से में आ गई, मतलब? मुझे मूर्ख मत बनाओ। 3 दिन से सोया तक नहीं है। ये हाल कब तक चलेगा? डॉक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक है। जब इनका मूड अच्छा होता है, तब ये थोड़ा सोते हैं, लेकिन जब परेशान होते हैं, तो 1 मिनट भी नहीं सो सकते। बुजुर्ग महिला गुस्से में बोली, तो फिर मूड ठीक करने का कुछ उपाय निकालो। डॉक्टर मो शुआन मन ही मन सोच रहा था, मैडम, आप जानती हैं ना कि आपका पोता कितना खतरनाक इंसान है। इसका मूड अच्छा करना असंभव है। और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये हान ने अपना फोन देखा और हल्के से मुस्कुराया। ओह! डॉक्टर मो शुआन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये मुस्कुराया? बुजुर्ग महिला ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। छोटे नुवे, तू मुस्कुरा दिया? ये हान का चेहरा थोड़ा नरम था। उसकी आवाज में भी हल्की सी गर्माहट आ गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था। बुजुर्ग महिला चौंक गई। गर्लफ्रेंड? मेरे पोते को प्यार हो गया? डॉक्टर मो शुआन को तो झटका लग गया।
कहीं ये वान वान की बात तो नहीं कर रहे? सी ये हान ने धीरे से कहा, वान वान, ये वान वान। बुजुर्ग महिला खुशी से झूम उठीं। तभी तो मुझे लग रहा था कि कुछ बदलाव दलासा है। तू सच में प्यार में पड़ गया? कौन है वो लड़की? कैसी दिखती है? कितनी उम्र है? उसका परिवार क्या करता है? सी ये हान ने हल्के से फोन स्क्रॉल किया और एक कोमल सी आवाज में कहा, वो कुछ भी खा लेती है, ज्यादा नखरे नहीं है उसके। बुजुर्ग महिला खुश होकर बोली, बिल्कुल परफेक्ट लड़की लगती है, जल्दी से उसे मुझसे मिलवाओ। सी ये हान ने सिर हिलाया, उससे पूछूंगा। बुजुर्ग महिला और उत्साहित हो गई। अच्छे से पूछना, डराना मत उसे, बस हल्की फुल्की मुलाकात होगी। सी ये हान ने धीरे से हामी भरी। बुजुर्ग महिला ने पूरे घर को सर पर उठा लिया। जल्दी से अच्छे पकवान तैयार करवाओ, हमारे छोटे नुवे मास्टर को प्यार हो गया है। और वहीं डॉक्टर मो शुआन और बाकी लोग अब भी शौक में थे। क्या सच में ये वान वान ही 9th मास्टर की कमजोरी बन गई? चैप्टर 48। जब 9th मास्टर को प्यार हो गया। डॉक्टर मो शुआन अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी उसने देखा, वो आदमी जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था, मुस्कुरा रहा था। ये न तो कोई डरावनी हंसी थी, नहीं कोई ठंडी, बेपरवाह मुस्कान। ये तो एकदम असली, खुशहाल हंसी थी, मानो बर्फीला पहाड़ पिघल रहा हो। अगर सी ये हान बिना एक्सप्रेशन के ही इतना हैंडसम लगता था, तो उसकी ये मुस्कान तो किसी को भी पागल कर सकती थी। मो शुआन की ही तरह सबसे ज्यादा हैरानी बुजुर्ग महिला को हुई। उनकी आंखें एकदम लाल हो गईं। छोटे नवे, तुझे क्या हो गया? तू इतनी खुशी से क्या देख रहा है? सी ये हान के चेहरे पर हल्की सी गर्माहट थी। उसकी आवाज भी पहले से ज्यादा कोमल थी। मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था। बुजुर्ग महिला एकदम सन्न रह गई, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। गर्लफ्रेंड? तू किसी से प्यार करता है? मो शुआन को तो जैसे करंट लग गया। गर्लफ्रेंड? ये किसकी बात कर रहा है? सी ये हान ने फोन पर हल्के से उंगलियां चलाईं और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कहा, वान वान, ये वान वान। वावान? बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया। अरे वाह, नाम तो बहुत प्यारा है। और तूने मुझसे छुपाया? तुझे पता भी है मैं कब से चाहती थी कि कोई तेरा ख्याल रखे। जो लड़कियां तेरे आसपास रहती थीं, उनमें से कोई भी तेरे लायक नहीं थी। जल्दी से उस लड़की को मेरे सामने ला। सी ये हान पहले से ही अच्छे मूड में था, तो उसने बिना मना किए जवाब दिया, मैं उससे पूछूंगा। बुजुर्ग महिला खुशी से उछल पड़ी। पूछना अच्छे से, उसे डराना मत। बस हल्की फुल्की मुलाकात होगी। सी ये हान ने हल्के से हामी भरी। बुजुर्ग महिला तो पूरी तैयारी में लग गई। वो क्या खाना पसंद करती है? मैं पहले से ही तैयार करवा दूं। सी ये हान के चेहरे पर हल्की नरमी आई। वो नखरे नहीं करती, सब कुछ खा लेती है। बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। नखरे वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो पूरे घर में तहलका मच गया। नौकर चाकर सब बिजी हो गए। रसोई में नए नए पकवान बनने लगे। सबको पता था कि छोटे नुवे मास्टर को प्यार हो गया है। इसी दौरान एक नौकर सीधा सू यी के पास पहुंचा। मैडम ने आपको बुलाया है। सू यी थोड़े घबराए हुए पहुंचे। मैडम, आपने बुलाया? बुजुर्ग महिला नाराज हो गई। हाँ, तू तो हमेशा छोटे नुवे के साथ रहता है, फिर भी तुझे खबर तक नहीं कि वो किसी से प्यार कर रहा है? सू यी का मुंह खुला का खुला रह गया। 9th मास्टर प्यार में? बुजुर्ग महिला और गुस्से में आ गई। हाँ, उसने खुद मुझे बताया। वो लड़की ये वान वान है। ये वान वान? सू यी को तो एक पल के लिए अपनी सुनवाई पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की पिछले 2 सालों से 9th मास्टर के साथ थी। लेकिन प्यार तो एक तरफा था। 2 लोग जो एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते, उसे प्यार कैसे कह सकते हैं? वैसे 9th मास्टर ने तो ये वान वान के बारे में बात करने तक पर रोक लगाई थी। फिर अब अचानक, ये क्या नया ड्रामा है? चैप्टर 49। जब लगने लगा कि जैसे जुल्म इस पर ही होने वाला हो। स्कूल के बाद
छोटा ऑडिटोरियम रिहर्सल के लिए तैयार था। कुछ एक्टर्स के अलावा वहां सी शा के कुछ डाई हार्ड फैंस और बॉडीगार्ड्स भी थे। चेंग शुए अपने पूरे फैन क्लब को लेकर आई थी, एक झुंड जो सी शा के चारों तरफ मंडरा रहा था, जैसे वो कोई राजकुमार हो। टीचर ने बहुत गलत किया। लॉटरी से फैसला करना सही था क्या? सही कहा। और इस लड़की को एक्टिंग करने देना? ये तो सी शा का अपमान है। सी शा, परेशान मत हो। चलो मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। दरवाजे पर खड़ी ये वान वान चुपचाप लॉलीपॉप चूस रही थी और इन सब की बातें सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे असली जुल्म इस बेचारे सी शा पर ही हो रहा है? सी शा पहले ही चिढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, वहां ये वान वान खड़ी थी। उसके आते ही लड़कियों का गुस्सा भड़क उठा। ये वान वान, तुझे कोई शर्म नहीं? तू सच में आ गई? सुबह की हरकत का बदला अभी लेना बाकी है। तूने हमारी लिटिल शुए की जगह छीनी और ऊपर से अकड़ भी दिखा रही है। तुझे सच में लगता है कि हम तुझे छोड़ देंगे? ये वान वान ने उन 3 लड़कियों को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। ओह, तो ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्होंने सुबह मेरे लिए प्रैंक प्लान किया था। लेकिन वो लड़का गायब है। शायद टीचर झाओ जिंगझों के गुस्से का शिकार हो चुका है। इन तीनों का लीडर थी चेंग शुए, किंग ही हाई स्कूल की ब्यूटी क्वीन। आज उसने डिजाइनर कस्टम ड्रेस पहनी थी और उसकी गोरी रंगत और सुंदर आंखों की वजह से वो किसी परी जैसी लग रही थी। जब वो सी शा के पास खड़ी थी तो दोनों एक फेरीटेल के प्रिंस और प्रिंसेस जैसे लग रहे थे, लेकिन अंदर से चेंग शुए की आंखों में जलन और नफरत की लपटें उठ रही थी। जितनी मासूम वो बाहर से दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। ये वान वान ने उसे घूरा और हल्के से मुस्कराई। बस कुछ सेकंड्स की एक्टिंग के लिए इतना ड्रामा? कुछ सेकंड्स? लड़कियां भड़क गईं। असल में स्नो वाइट की स्टोरी में प्रिंस और प्रिंसेस का बहुत कम स्क्रीन टाइम था, लेकिन सबसे बड़ा सीन था किसिंग सीन। यही सोचकर चेंग शुए ने गुस्से में दांत भींच लिए। ये वान वान, जरा अपनी हद में रह। फिर उसने सी शा की तरफ देखा। सी शा, क्या तुम वाकई में इसके साथ काम करने वाले हो? सी शा का चेहरा अजीब हो गया। अंदर से वो भी गुस्से में था, लेकिन क्या कर सकता था? एक आदमी होकर वो अपने ही फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। उसने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोला, मैंने लॉटरी ड्रॉ किया था, तो अब बहस बंद करो और रिहर्सल शुरू करो। जो लोग काम नहीं करना चाहते, यहाँ से निकल सकते हैं। चैप्टर 50। क्या सच में हमें किस करना होगा? सी शा के कहने के बाद आखिरकार रिहर्सल शुरू हुई। शुरुआत में बाकियों को ये पसंद नहीं था, लेकिन सी शा की धाक ऐसी थी कि कोई खुलकर विरोध नहीं कर सका। सबने गुस्से को अंदर दबाया और चुपचाप रिहर्सल में लग गए। ये वान वान ने कंधे उचकाए। चलो देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। सी शा का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो खिड़की के पास बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए सो गया। फिर फाइनल एक्ट का वक्त आया। किसी ने धीरे से उसे जगाया। वो, सी शा, तुम्हारी बारी है। अब मंच पर वो सीन होने वाला था जब 7 बॉनों ने स्नो वाइट को क्रिस्टल के ताबूत में रखा और पड़ोसी राज्य का राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर आया, उसे चूमा और जिंदा कर दिया। सी शा ने आंखें खोलीं और देखा कि सब उसे दया और सहानुभूति भरी नजरों से घूर रहे थे। ये कैसा भाव है? मानो मैं मौत के घाट चढ़ने जा रहा हूँ। इधर ये वान वान ने एक टेबल पर छलांग लगाई और अपनी मेकअप किट निकाल ली। रुको जरा, पहले टचअप कर लूं। उसने अपनी आई शैडो और डार्क की, गालों पर और ज्यादा ब्लश लगाया और बैंगनी लिपस्टिक लगा ली। नतीजा? अत्यधिक डरावना। फिर वो ताबूत में लेट गई और बोली, ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। लड़कियों की जलती हुई नजरों के बीच सी शा ने अपने बाल बिखेरे, कॉलर का ऊपर वाला बटन खोला और ये वान वान की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी नजर ये वान वान के हरे, फटाके जैसे विग, डरावने भारी मेकअप, स्केलेटन टैटू और बैंगनी काले होठों पर पड़ी,
उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। लेकिन जल्दी निपटा लो तो अच्छा, यही सोचकर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे झुकने लगा। पर इससे पहले कि कुछ होता, अरे नहीं! एक लड़की डर से चीख पड़ी, मानो कोई हॉरर मूवी चल रही हो। हे भगवान! वो सच में किस करने वाला है क्या? हम हाई स्कूल में हैं, इतना जरूरी नहीं। हाँ, बस नकली किस काफी है। पर नकली किस भी झेलना मुश्किल है। वैसे भी सीशिया अभी 3 कदम दूर था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और झुका, खर्रर, वो अचानक पीछे हट गया और जोर से खांसने लगा। लड़कियों ने तुरंत उसे पानी और टिश्यू पकड़ा दिए। चेंग शुए की आंखों में गुस्से और बेबसी का मिलाजुला भाव था। उसने लगभग रोते हुए कहा, सीशिया, खुद को इतना मत तड़पाओ। ये वान वान झटके से उठी और मासूमियत से पूछा, है? क्या हुआ? सीशिया ने पूरी पानी की बोतल खाली की और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम अपनी लिपस्टिक बदलो। ये वान वान ने पलकें झपकाईं। जहर खाने के बाद होंठ बैंगनी तो हो ही जाएंगे, तर्कसंगत सोचो। सीशिया का चेहरा और बिगड़ गया। बस चुप रहो और बदलो। ठीक है बाबा, बदल लेती हूँ। वह अनमने मन से मेकअप वाइप से बैंगनी लिपस्टिक हटाकर लाल शेड लगा लेती है। अब सही है? सीशिया ने आंखें बंद की। चलो, दोबारा कोशिश करते हैं। ओह! ये वान वान फिर से लेट गई। सीशिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने उस चेहरे को देखा, जो भारी मेकअप और खून जैसे लाल होठों से सजा था, वह तुरंत दौड़कर क्लासरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा, तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर चली गई हो। ये वान वान उसे देखकर दंग रह गई। वाह! इतनी भी क्या इज्जत का सवाल बना लिया? बेहतर होता कि सीधा टीचर से जोड़ी बदलवा लेता। कम से कम मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती।